हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के HPSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा हर एक प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो है हम डिटेल में जानेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके आने वाले जीओए के एग्ज़ाम के लिए, या फिर क्लर्क का है, सब इंस्पेक्टर का है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी ज़रूर करिएगा। फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो शुरू में ही व्यय की प्रत्येक मद का ताज़ा आंकलन करता है वो क्या बोला जाता है? उसको हम जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। देखो, नॉर्मली क्या करते हैं ना कि जब बजट बनाया जाता है तो प्रीवियस ईयर की जो कॉस्ट होती है उसको हम एज ए बेस मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर की जो कॉस्ट होती है उसको एज ए बेस मान के नहीं चलते। ये जो है हर साल जो है बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा बजट, राइट। सो इसलिए इस जो है इसको हम जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब भी फ्रेश इवैल्यूएशन की बात आएगी एक्सपेंडिचर की, तब जो है आपने आंसर देना है जीरो बेस्ड बजटिंग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, जब भी आपको मॉनेटरी वर्ड दिख जाएगा, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जहाँ पे बात होगी, तो आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI इसका सही आंसर है। देखो, मॉनेटरी एक कमेटी भी बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी जो देखती है वो RBI देखता है, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2016 के अंदर, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। इसमें से 3 जो मेंबर होते हैं वो RBI के होते हैं, और 3 जो मेंबर होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। RBI के जो 3 मेंबर होते हैं उनमें से एक जो मेंबर होता है वो RBI का गवर्नर खुद होता है। और आज के समय में RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, राइट। ये RBI के गवर्नर है। अब ये जो RBI की मॉनेटरी कमेटी होती है, ये जो रेपो रेट होता है उसको डिसाइड करते हैं, उसको सेट करते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन जो है सेट होता है, महंगाई कितनी है उस हिसाब से जो है रेपो रेट डिसाइड होता है। और इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है वो क्या है हमारा? 4% ±2, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 और माइनस करके अगर हम देखें तो 2 से 6 के बीच में जो है आपका इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है। अब RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि RBI कब बना था। RBI बना था 1935 में, याद रखिएगा। RBI एक्ट आया था 1934 में, उसके अकॉर्डिंग RBI को एस्टेब्लिश किया गया था 1935 के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग में जो थी ये प्राइवेट एंटिटी थी, और ये गवर्नमेंट एंटिटी कब बनी? 1949 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था, राइट। तो याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है इसके मुंबई के अंदर। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। पहले जब ये बना था 1935 में कलकत्ता के अंदर था, लेकिन 1937 में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में परमानेंटली एस्टेब्लिश कर दिया गया था, राइट। सो याद रखिए, RBI एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है, तो इकोनॉमिक्स के पर्पज से इसको याद रखिएगा। द गांधीयन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो गांधी की जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत थे वो किस पे आधारित थी? ट्रस्टीशिप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। न्यायशीता के ऊपर बेस थी। गांधी ने बोला कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको एक तो रूरल डेवलपमेंट करना होगा और दूसरा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी चीज़ें दी, जैसे सेल्फ सुफिशेंसी होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी, सेल्फ सुफिशेंसी की बात करी। बैलेंस्ड ग्रोथ की इन्होंने बात करी थी, बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करी। साथ ही साथ इन्होंने सर्वोदय प्लान भी दिया था, सर्वोदय प्लान इकोनॉमी से रिलेटेड। तो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा। सो ये जो है गांधीयन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन। जो रोजगार गारंटी योजना है ये सबसे पहले किस स्टेट में स्टार्ट हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
महाराष्ट्र में कब स्टार्ट हुई? 1972 के अंदर जो है सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट हुई थी। अब देखो पूरे भारत में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसका नाम क्या है? वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के नाम से जिसे आप जानते हो। इसको कब सेटअप किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। याद रखिएगा 2006 को जो है मनरेगा बनी थी। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में जो है महात्मा गांधी जी का नाम जो है इसके साथ जोड़ दिया गया था। अब मनरेगा करता क्या है? ये 100 दिन का काम देता है, 100 दिन का काम देता है एक साल के अंदर, ठीक है। जैसे कि 365 दिन है एक साल में, तो उसमें से जो 100 दिन होंगे उन उतने टाइम के लिए जो है आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा? जो अनस्किल्ड लेबर है हमारी, ठीक है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड लेबर को जो है ये काम दिया जाता है 100 दिन का, राइट। और ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का पार्ट है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक इज टू, वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है? टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन, रिड्यूस ट्रेड गैप्स, गिव इंटरनेशनल लोन्स फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, या फिर असिस्ट इन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्री। देखिए इसका काम होता है इंटरनेशनल लोन प्रोवाइड करवाना डेवलपमेंट पर्पस के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज? जैसे कि जो लो एंड मिड इनकम कंट्रीज होती हैं, लो एंड मिड इनकम कंट्रीज होती हैं, उनको जो है ये एज ए लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, राइट। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। एंड ये कब बना था? 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक कब बना? 1944 के अंदर ये बना था। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हेडक्वार्टर जो है आपने याद रखने हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, उनके मैं आपको हेडक्वार्टर बता देता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ का है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर, सॉरी जिनेवा के अंदर, जेनेवा के अंदर है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो यूनिसेफ और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके अलावा सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू के अंदर, नेपाल की राजधानी है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में, ये शंघाई चाइना में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नबार्ड इज एन, तो नबार्ड क्या है? एक बैंक है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो नबार्ड एक बैंक है दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो बैंक है ये कब बना था? 12 जुलाई 1982 में, 1982 में जो है ये बैंक बना था, नबार्ड बैंक, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछा जा सकता है? तो मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। मैक्सिमम बैंक आप देखेंगे तो उनका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगा। तो ये नबार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हर साल जो पब्लिश की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर हम बोले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है निकाला जाता है। यूएनडीपी का जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965 के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर है यूएनडीपी का। अब इसका काम क्या होता है? गरीबी को कम करना और इनइक्वालिटी को कम करना, यानी कि टू रिड्यूस इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन का काम करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिए।
यहाँ पे ऑप्शन में है WTO, तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, और ये कब बना था 1995 के अंदर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1995 में बना था। इसके अलावा यहाँ पे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर, वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ये कब बना था 1945 के अंदर, राइट। वर्ल्ड बैंक की हमने बात करी थी, ये बना था 1944 के अंदर, एंड इसका भी जो है आपका वॉशिंगटन DC के अंदर है, वॉशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों लोन प्रोवाइड करवाते हैं और बैंक हैं। सो ये आपको याद रखना है कि 1944 में वर्ल्ड बैंक बना और 1945 में एक साल बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना। दोनों के हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC के अंदर है, USA में। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ जो है आपको ये चीज़ें याद रखनी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हर साल जारी करते हैं, जिसमें पूरी कंट्रीज जो है होती हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो आपने इंडिया का याद रखना है कि इंडिया को कितना रैंक दिया गया था। तो इंडिया का जो रैंक था इस बार 2022 में, वो था आपका 132, ठीक है, 132 रैंक था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस साल। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हु डिक्लेयर्स द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट पॉलिसी जो होती है भारत की, वो कौन जो है डिसाइड करता है। देखो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे क्रेडिट पॉलिसी हो, दोनों का दोनों जो है RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर करता है क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा SBI ऑप्शन में है। तो SBI की अगर हम बात करें, SBI का पुराना नाम पूछा जाता है तो याद रखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पुराना नाम था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, लेकिन SBI कब बना, 1955 के अंदर। डेट याद रखना है आपको, 1955 में जुलाई में जो है SBI बना था, ठीक है। तो 1955 डेट याद रख लिए, SBI कब बना, 1955 में। IRDA इज ए, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, NGO है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर एडवाइजरी बॉडी है। तो IRDA है क्या मतलब, तो IRDA जो है आपका क्या है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी कि ये जो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाई गई होती है। तो एक एक्ट आया था 1999 के अंदर, IRDA एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है ये, राइट। किसी एक्ट के थ्रू जो बॉडी बनती है, राइट, सो वो जो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। 1999 में जो है एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया था, राइट। कब बनी है, 1999 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है आपके हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर है किसका, IRDA का हेडक्वार्टर, ठीक है। लेकिन जब 2000 पहले की बात करें, 2001 से पहले जो इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था वो न्यू दिल्ली में था, लेकिन इसको बाद में जो है 2001 में हैदराबाद में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये एक्ट के थ्रू बनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है आपके मध्य प्रदेश में है, देवास के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन। एशियन का मेंबर नहीं है। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन खैर ये कंटिन्यूटी में क्वेश्चन थे। सो एशियन की अगर हम बात करें दोस्तों, एशियन कब बना था, 1967 में, ठीक है, 1967 में बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में जो है ये बना था, थाईलैंड में। और बैंकॉक डिक्लेरेशन था एक, उसके अकॉर्डिंग जो है 1967 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में, इंडोनेशिया का जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, बना ये बैंकॉक के अंदर था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका जकार्ता के अंदर है, 1967 में बना था। जब ये एशियन बना तो इसमें 5 कंट्रीज थी, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके जो है 5 कंट्री थी जिसने इसको बनाया था। एक थी इंडोनेशिया, एक थी मलेशिया, एक था सिंगापुर, एक था फिलीपींस,
एंड एक था थाईलैंड। ठीक है, तो इन 5 नेशन से मिलके जो है एशियान को बनाया था। फिर बाद में कंट्रीज बाकी जुड़ती गई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे ब्रूनी। ब्रूनी कब जुड़ा? 1984 में इसके साथ जुड़ा। फिर उसके बाद वियतनाम भी जुड़ा। वियतनाम जो जुड़ा है वो 1995 के अंदर जुड़ा है। देन लाओस जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, लाओस और म्यांमार साथ में जुड़े थे। ठीक है, दोनों जुड़े थे 1997 के अंदर। अब फिर लास्ट में जो है आपका कंबोडिया, कंबोडिया जुड़ा 1999 के अंदर। अब जो है कितनी टोटल कंट्रीज है एशियान में? 10 कंट्री है, याद रखिएगा। तो एशियान जो है 10 कंट्रीज का, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, राइट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था। 10 कंट्री है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर याद रखना है, कब बना है ये याद रखना है। तो यहाँ पे नॉट मेंबर पूछा है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू जनरेट करने का इनमें से जो है साधन नहीं है। तो इनकम टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है, बिल्कुल जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स से भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है। एक्साइज ड्यूटी से भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी है। सो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे सर्विस टैक्स है, वो उसका पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो लगती है उसका पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो स्टेट के पास कौन कौन से जो है टैक्स लेने के साधन हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स जो होता है आपका, ठीक है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। जो प्रोफेशनल टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स, ये आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। स्टैंप ड्यूटी जो लगती है ये भी जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो लग्जरी टैक्स लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो आपका अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। देन आपका जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, आप मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है आपके टिकट पे, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। देन मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स जो होता है ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट। इसके अलावा जो लैंड पे टैक्स लगता है, टैक्स ऑन लैंड, ये भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो बिल्डिंग पे टैक्स लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, टैक्स ऑन जो मिनरल्स होते हैं उसका टैक्स भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और जो व्हीकल एंटर करते हैं स्टेट के अंदर उसका सारा टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इज नॉर्मन बोरलॉग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज फ्रॉम। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर मानते हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये मैक्सिको से थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1950 से लेके 1970 तक चला। ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। 1950 से 1970 तक ग्रीन रेवोल्यूशन चला था, राइट। और इसके लिए देखिए, इस काम के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया इनको? 1970 के अंदर। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको से थे ये, ओके। और 1970 में जो है यहाँ पे इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फूड ग्रेन्स हैं हमारे, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। बेसिकली दो मेन जो हमारी फूड प्रोडक्शन थी, जैसे कि वीट और राइस, इनका प्रोडक्शन जो है हमने इंक्रीज़ करना था। तो उस लिए जो है हमने ये इसको चलाया था। और इसके कारण हमारा यूपी है, हरियाणा है और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी उस समय में, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगर पूछेंगे कि हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS जो है MS स्वामीनाथन उसका आंसर हो जाएगा। आपने नाम भी सुना होगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पूछेंगे तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है नॉर्मन बोरलॉग का इससे नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है आपका मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। वर्गीस कुरियन जो हैं जिसके फादर माने जाते हैं।
इसके अलावा रेड रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये टोमेटो है और जो आपका मीट होता है उससे जुड़ा हुआ है। देन ब्लू रेवोल्यूशन पूछा जाता है किससे जुड़ा है, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है आपकी फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिश की प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ। देन येलो रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है, तो येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है ब्राउन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है, तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो लेदर है, लेदर इंडस्ट्री, राइट, उससे जुड़ा हुआ है। देन ब्लैक रेवोल्यूशन जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। एंड पिंक रेवोल्यूशन जो है, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन से, ठीक है, प्याज से रिलेटेड है। देन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये जूट की प्रोडक्शन, ठीक है, जूट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देन लास्ट में आपका आता है राउंड रेवोल्यूशन, ये पोटैटोस, ठीक है, पोटैटोस की प्रोडक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखकर जो है आपने तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली अपने सपोर्ट के लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंस्टाग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज पे जरूर जुड़ना है आपने। और दूसरा टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार कोड को जो है आप स्कैन करके डायरेक्टली मेरे चैनल पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और बाकी जो भी वीडियो का कंटेंट रहता है, वीडियो का सबसे पहले लिंक जो है वहाँ पे मिल जाता है आपको। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को 7 बजे हमारा लाइव क्लास रहता है HPGK का, उसको भी आप ज्वाइन करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।